नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासेज में। और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है सिंधु सभ्यता। आज अगर आपने दोस्तों अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का श्रेयमान तिथि कौन सी मानी जाती है? तो श्रेयमान तिथि मानी जाती है, वो मानी जाती है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसके बाद में आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आता है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो वो रखा गया प्रागैतिहासिक काल में और कांस्य युगीन में। किसमें? प्रागैतिहासिक में तथा और कांस्य युगीन काल में इसको रखा गया है। इसके बाद में है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ के थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के रहने वाले थे। कहाँ के? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के। तो इसके बाद में आता है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन था, दक्षिण में कौन था, पश्चिम में कौन था और पूर्व में कौन था? तो सबसे उत्तर में था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में दक्षिण में है जो बिंदु था वो था दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? दक्षिण में है दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में पूर्व, तो पूर्व में आलमगीर मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पूर्व में आलमगीर मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में पश्चिम में, तो पश्चिम में जो स्थान था वो था सूत काकेडोर। कौन सा स्थान था? सूत काकेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित था। इसके बाद में आता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद में आता है कि स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? तो वो खोजे गए गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से, ठीक है। इसके बाद में है जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे तो वो कहाँ कहाँ थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह जो कि लोथल और सूतकोटड़ा में थे। बंदरगाह कहाँ थे? लोथल और सूतकोटड़ा में। इसके बाद में है जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया। कालीबंगन जो कि हनुमानगढ़ जिले में है और राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि एक राजस्थान का जिला है। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो वो है अनानागार। कौन सी इमारत है? वो है अनानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। कहाँ से खोजी गई है? मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की, वो है अनानागार। इसके बाद में है व्रत स्नानागार। तो व्रत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका प्राप्ति स्थल है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसमें अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी लंबाई है 11.88 मीटर। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर और इसकी गहराई है 2.43 मीटर, ठीक है। इसके बाद में है कि अग्निकुंड प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, यानी कि अग्निकुंड किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए कालीबंगन और लोथल से। हमारे को अग्निकुंड के जो साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो नर्तकी कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यानी कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है हमारे को मोहनजोदड़ो से। इसके बाद में है हड़प्पा की जो मुहूर्त थी, मोहर, उसमें सर्वाधिक किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज़ का मिलता है? तो वो मिलता है पशु, जो श्रृंगी पशु था उसका सर्वाधिक अंकन मिलता है। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी?
वो थी भावचित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी, और ये दाईं ओर से बाईं ओर तक लिखी जाती थी। अगर एक लाइन से अधिक लाइन होती थी तो पहली लाइन दाईं ओर से बाईं और दूसरी लाइन बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता के निवासियों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो पद्धति अपनाई थी ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। इसके बाद में है कि सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां किसी के पीछे वाड़े की ओर खुलते थे और किसी के सड़क की ओर। तो लगभग सभी के दरवाजे जो है कि सड़क के पिछवाड़े की ओर खुलते, लेकिन इसमें लोथल नगर था, उसके घर है जो कि सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है। इसके बाद आता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल तो वो थी गेहूं और जौ। कौन सी फसल थी मुख्य फसल? गेहूं और जौ। इसके बाद में आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वो करते थे शहद का प्रयोग। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वो करते थे शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद में आता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए थे लोथल से। तो लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद में है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि कौन सी जगह पर घोड़ों को रखा जाता था, उसके अस्थि पंजर हमारे को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं सूतकोटड़ा से, और सूतकोटड़ा, कालीबंगन तथा लोथल से हमारे को घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में है जो सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो वो थी 16 के अनुपात में सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई थी। इसके बाद में हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था? हड़प्पा संस्कृति का शासन जो कि वणिक वर्ग थे उनके हाथों में हड़प्पा संस्कृति का शासन था। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके ऊपर है कि पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसमें पूछा जाएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया? तो वो कहा गया पिंगट के द्वारा। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद में सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा भी होती थी और शिव पूजा भी होती थी। इसके साक्ष्य हमारे को मिले हैं। इसके बाद में है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा की देन है। ये हड़प्पा की देन है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह कौन सा होता है? स्वास्तिक चिन्ह ये इस प्रकार का होता है। स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है जो कि हड़प्पा की देन है। इसके बाद में है सर्वाधिक सिंधु सभ्यता में उपासना किसकी की जाती थी? सिंधु सभ्यता में उपासना सर्वाधिक किसकी की जाती थी? तो वो की जाती थी मातर देवी की। मातर देवी की सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपासना की जाती थी। इसके बाद में विशेष पूजनीय पशु। विशेष पूजनीय पशु तो वो था कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड था जो कि विशेष पूजनीय पशु था। इसके बाद में तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। इसके बाद में है कि सिंधु सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की कौन कौन सी प्रथाएं थी? तो सिंधु सभ्यता में दोनों ही प्रचलित थी। हड़प्पा में तो शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की तथा हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। इसके बाद में है कि हमारे को युगम समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? युगम समाधियाँ तो वो प्राप्त हुई है हमारे को कालीबंगन और लोथल से हमारे को युगम समाधि मिली है। युगम समाधि कहाँ से मिली है? लोथल और कालीबंगन से हमारे को प्राप्त हुई है। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता का विनाश का क्या कारण था? यानी कि किसी चीज़ का विनाश होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण था जो कि बाढ़ था। इसके बाद में थोड़ा
कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख और भी स्थल रह जाते हैं, उनके बारे में पढ़ देते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी किनारे थी और उसका उत्खनन किसके द्वारा और कब किया गया। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी यह रावी नदी किनारे है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसके बाद में मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी किनारे है और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। इसके बाद में चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है और 1931 में इसकी खोज मजमूदार के द्वारा की गई। इसके बाद में कालीबंगन, कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज 1953 इसका उत्खनन है जो 1953 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसके बाद में रंगपुर, रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे स्थित है और इसकी उत्खनन 1953 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। इसके बाद में रोपड़, रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। इसके बाद में है लोथल, लोथल जो कि भोगमा नदी के किनारे है और इसका उत्खनन करता रंगनाथ राव था। इसके बाद में है बनवाली, बनवाली जो कि रंगोई नदी के किनारे और इसकी उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।